हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौनसल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सी टेट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो ऑप्शन है हमारे पास, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थर्ड वाला। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का एक उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे पास, पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक पहाड़ी लिखो, या दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। इससे क्या होगा, बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, या विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास की अनिरंतरता। अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। तो दोस्तों, इनमें से बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 4, या सेकंड और 4 है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4 है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये चारों ही ऑप्शन हमारे क्या करेक्ट आंसर होंगे, है ना। पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, और सांस्कृतिक मूल्य, और बच्चों का आत्मसम्मान। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये क्या हमारे क्या करेक्ट आंसर है चारों। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, या संरक्षण। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें बच्चे क्या क्या कर पाते हैं, प्रतीकात्मक खेल। अगला प्रश्न है हमारे पास। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, और उसके नियंत्रण से बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती हैं। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करती है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। दोस्तों, जो बालिका है वो कौन सी अवस्था में है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण होलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो ऑप्शन है हमारे पास, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। या नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ये पहले वाला ही इसमें क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप क्या कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है हमारे पास, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र को बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास शिक्षण और मूल्यांकन, केवल शिक्षण, केवल मूल्यांकन, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण और मूल्यांकन दोनों में क्या होता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका ने एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास अवलोकन, अधिगम, पाठ, द्वंद्वात्मक अधिगम या फिर अनुकूलन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ। ठीक है, तो देखिए जब कोई बच्चा किसी भी क्वेश्चन को करने में असमर्थ होता है तो जो टीचर द्वारा दिया गया उसको एक हिंट होता है, हिंट को ही हम क्या कहते हैं, पाठ बोलते हैं। ठीक है, तो अध्यापिका ने क्या किया, इसमें उसको आधा हल करके दे दिया और आधा बच्चे ने खुद किया, तो ये एक उसके लिए एक हिंट का काम किया, इसका मतलब ये पाठ का काम किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। तो नेगेटिव वाला बताना है इसमें आपको। तो क्वेश्चन है हमारे पास, निर्णय निर्धारण में बच्चे की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम, वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। तो देखिए सबसे जो निगेटिव ऑप्शन होगा इसमें क्या, अनुशासन वाला होगा। टीचर बच्चों को कभी भी अनुशासन में क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या यही हमारा क्या सबसे ज़्यादा निगेटिव ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। अगला प्रश्न है हमारे पास, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक नहीं करे, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, या यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, यह बुद्धिलब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो दोस्तों यही ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धिलब्धि की जो संकल्पना है वो क्या है, स्थायी नहीं होती है। ठीक है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह स्टार विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता बढ़ाने में मददगार है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास 1.5 से 2.5। ठीक है, इसका मतलब है 1.5 से जो 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास वाचन का अधिविस्तारण, तार प्रेषित वाचन, नववाद या बड़बड़ाना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तार प्रेषित वाचन। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेद, या लैंगिक स्थिरता। दोस्तों ये दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवाद। ठीक है,
दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। ऑप्शन बताना है निगेटिव वाला, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं होता होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है अध्यापकों द्वारा मननशील पत्रिका का इस्तेमाल, या स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, या विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी सी सॉरी सी वाला इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषतः वंचित समूहों के लिए व्यवसाय शिक्षा। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा में साम्यता। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, स्वलीनता, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, या फिर डिसलेक्सिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। तो निगेटिव वाला बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिभावक शारीरिक गतिविधि और संकेतों का इस्तेमाल, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित और संप्रेषण का इस्तेमाल, या संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संप्रेषण हेतु। तो निगेटिव वाला पूछ रहे हैं, वो निगेटिव वाला पूछ रहे हैं, इसलिए संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो ये शायद सबसे ज़्यादा हमारा नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, वंचित समूह के बारे में गहराई से व्याप्त शिक्षक पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से किस कक्षा प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से अवसर प्रकट होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित बैठने की व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरण शैली को प्रोत्साहित करना, या अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, या बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण और प्रतिरोधी और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होएगा, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित बैठने की व्यवस्था। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, विशिष्ट उपलब्धि, वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के, परीक्षा देने के, बेहतर कौशल विकसित करने के, या अभिसारिक चिंतन करने से। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के या अवसर देने चाहिए विद्यार्थियों को। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के सहयोगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, या बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या फर्स्ट वाला और सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, यही हमारे क्या तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और
सेकेंड इसमें क्या है, देखो बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के सहयोग द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। और 5 वाला ऑप्शन दे रखा है, 4 वाला दे रखा है कि बाह्य रूप से आरोपित अनुशासन द्वारा। तो अनुशासन तो हमारा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। तो निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? ऑप्शन है हमारे पास, विद्यालयों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है, या इसे बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं, या बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धिलब्धि की वजह से असफल होते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा असफल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा हमारे टीचर की कमी है, ठीक है। विद्यालय में बच्चों को सिखाने की विविध गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए यही वाला इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी संप्रत्यय के प्रसंग और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन है हमारे पास, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएँ। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य जोड़कर पढ़ना। तो ठीक है, बच्चों के जीवन से जोड़कर पढ़ने को ही क्या ये पॉजिटिव वर्ड मिलता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या आवश्यक होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, एक कक्ष में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन है हमारे पास, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को भय को संभाल नहीं सकता है, विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की तैयारी नहीं ले सकते हैं, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं, या भय या एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, असफलता और जो त्रुटियां हैं वो बच्चे के अधिगम का क्या है, स्वाभाविक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरण क्षीण होता है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, या इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या है होती है, वो क्षीण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा समूह, ठीक है, ये दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा समूह उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता, प्रतीकात्मक या अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, छात्रों की सफलता या असफलता के बारे में, ठीक है, खासकर सुविधा वंचित वर्ग की सफलता के बारे में शिक्षक की मान्यताएं अक्सर छात्रों के अधिगम और अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने के बेहद प्रभावित करती हैं। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षक कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण इस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, एक, तय व निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, या बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण एवं अलग अलग समूह बनाकर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का क्या करना है, हिस्सा बनाना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? तो इसमें बताना है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, हाँ वाले तो इसमें नहीं होंगे दोनों। तो तीसरा ऑप्शन है, नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षक को प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं। ऐसे विद्यार्थी शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा, हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए, या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं वाला होगा, ठीक है। तो नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत होने की चिंता किए बिना। तो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत होने की चिंता किए बिना। ये नहीं देखना है कि हमारा गलत हो रहा है कि नहीं या सही हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।